नमस्कार। मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम करते हैं प्रोजेक्ट अग्नि 40+ जो कि एक इम्पोर्टेंट शेड्यूल है डे वाइज जीके में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। उसके तहत पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर 2016 में, वो सारे पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि पूरा क्लैरिटी हो कि किस तरह क्वेश्चन है एसएससी में नए ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, उससे पहले हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल 81 क्वेश्चन आए थे 40 सेट्स में, और अब ये आखिरी पोर्शन है उसका जिसमें 61 से लेकर 81 तक हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से क्वेश्चन थे जो 2016 में एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स कंटेनिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ट्राइबल से रिलेटेड है, संविधान में एक स्पेशल है ट्राइबल एरियाज का शेड्यूल, वो है 6th शेड्यूल। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरिया का जिक्र होता है, लेकिन शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरिया का जिक्र होता है। क्वेश्चन नंबर 62, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि राज्य सरकारों से रिलेटेड सबसे जो बड़े एग्जाम होते हैं वो करवाते हैं। जैसे हरियाणा की बात करूँ एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी की बात करूँ एमपीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो अपॉइंटिंग का काम होता है वो गवर्नर द्वारा किया जाता है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उसकी मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह के अनुसार, और अगर हटाना हो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को तो वो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर मेंबरशिप टू बिकम राज्यसभा मेंबर। मिनिमम एज क्या है राज्यसभा की, वो है 30 ईयर्स। अगर लोकसभा की बात करूँ वो होती है 25 ईयर्स। 25 लोकसभा की होती है, 30 होती है। इसका मतलब कि अगर यंगेस्ट प्रधानमंत्री अगर को बनना हो, टेक्निकली अगर देखा जाए तो 25 साल का बन सकता है, क्योंकि किसी भी सदन का वो सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 250 सदस्य हैं टोटल, इंक्लूडिंग 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उनको मिलाकर। क्वेश्चन 65, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो करते हैं। इंडिया में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में उसको बोला जाता है, मतलब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जैसे एमएलए, एमपी, वो अपना नेता चुनते हैं। प्रोसेस क्या होता है, जैसे एमपी हो गए, एमपी क्या करेंगे, अपने लीडर चुनेंगे। लीडर क्या करेगा, वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति होगा, उसको अपॉइंट करता है उस लीडर को एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उसको फिर सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जनता सीधा उस प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनती, अपने एमपी को चुनती है। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर के केस में एमएलए को चुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज। भारत का संविधान बना, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अल्टीमेटली फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना था, और उसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 67, लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज। सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है वो हमें तो इसमें ऑप्शन है अलग अलग। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है 22 मेंबर्स, एस्टिमेट में 30 मेंबर्स, कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 मेंबर्स, और ज्वाइंट पार्लिया कमेटी होती है वो फिक्स नहीं होती, स्थायी नहीं होती, एडॉक होती है, और किसी खास मुद्दे पे बहुत ही ऐसे डांस सिचुएशन में बनाई जाती है, JPC। तो इसका आंसर क्या हुआ फिर, एस्टिमेट कमेटी। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। द्विसदनात्मक प्रणाली है वो कौन से राज्य में है। तमिलनाडु, पंजाब, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जैसे हमने पिछले प्रेजेंटेशन में भी देखा था, इसमें जम्मू कश्मीर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी में नहीं है। इंडिया में जो राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें बाई लेजिस्लेचर है। 7 राज्यों में बाई लेजिस्लेचर है, क्योंकि जब ये तेलंगाना अलग बना तो उसमें भी बाइकैमरल थी। क्वेश्चन नंबर 69,
हु हैज द राइट टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नोट, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा वो डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है। जब वो साइन करेंगे तभी राज्यसभा में जाएगा, और मनी बिल होने के बाद में वो राज्यसभा से पास हो न हो ये कुछ जरूरी नहीं है, लोकसभा का पास होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 69 था ये, जिसका आंसर ए, और क्वेश्चन नंबर 70, द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ ए गवर्नर लिमिटेड इन, जो विवेकाधीन शक्तियां होती है खास सिचुएशन में यूज किया जाता है गवर्नर द्वारा, वो कौन सी शक्तियां हो सकती है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, जिसका बहुमत होगा, जिस पार्टी का वो अपना नेता चुनेंगे तो चीफ मिनिस्टर उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा गवर्नर द्वारा। फिर है डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर, ये जब चीफ मिनिस्टर करे बोलेगा तभी डिसमिसल होगा, तो इसका मतलब ये पावर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, उसकी विवेकाधीन पावर नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर बहुमत है तो वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। एसेंट टू बिल, ये पावर उसकी ऐसी है, जो कुछ एक बिल होते हैं वो या तो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है या वो रोक सकता है, इस तरह की पावर है वो गवर्नर के पास जरूर होती है। वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ केसेस में एसेंट टू बिल्स। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, पहला जो विधि अधिकारी है वो किसे माना जाता है, या बिगेस्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, एक वर्ड होना चाहिए एग्जैक्ट प्रॉपर वर्ड, तो वो है अटॉर्नी जनरल। सोलिसिटर जनरल उसके नीचे काम करता है। अटॉर्नी जनरल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी याद रखना आपको, और वो राज्य केंद्र सरकार को सलाह देती है, केंद्र सरकार को सलाह देती है, या बोल सकते हैं कि केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखती है अटॉर्नी जनरल, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हु हैज द पावर टू प्रोरोग द लोकसभा, लोकसभा का सत्र अवसान करने की पावर किसको है? सत्र अवसान है, लोकसभा भंग नहीं है, भंग में डिसोल्यूशन होता है, सत्र अवसान, सत्र अवसान इसका आंसर। तो ये किसकी पावर किसके पास है? ये करते हैं प्रेसिडेंट। जो लोकसभा का सदन है स्टार्ट करना है या प्रोरोग करना है वो करेंगे प्रेसिडेंट, और सत्र की जो मीटिंग होती है, सेशन की मीटिंग है या किसी मीटिंग को पोस्टपोन करना, स्थगित करना है, वो स्पीकर का काम होता है। तो इसका आंसर डी। और डिसोल्यूशन का काम होता है वो भी, यहाँ पे डिसोल्यूशन भंग नहीं है वर्ड, ये सत्रावसान वर्ड है। भंग एक होता है जहां की दोबारा इलेक्शन होते हैं फिर, और सत्रावसान का मतलब कि उस पर्टिकुलर सीटिंग की नंबर ऑफ सीरीज थी, सेशन था, वो खत्म हुआ है, वो एक्सपायर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर की जाती है? तो एक खास परिस्थिति आ जाती है जब युद्ध वगैरह हो जाता है दूसरे देश के साथ में, तो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट होती है 352 आर्टिकल के तहत उसकी कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रपति वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर। किसकी सलाह पे? हु डिक्लेयर इमरजेंसी, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, बी इसका आंसर है। किसकी सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर विद कैबिनेट और उसकी रिटन रिकमेंडेशन, आर्टिकल 352। क्वेश्चन नंबर 74, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट करटेल्ड। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है जब स्ट्राइक करने की कोशिश होती है तो क्या होता है, मुख्य नेताओं को पकड़ लिया जाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो सजा नहीं है, एहतियात के तौर पर उसको एक कहीं ना कहीं सरकार उसका इस्तेमाल करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का। तो वो क्या है? कर्टेल। वो क्या चीज की? वो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, उसकी जो मौलिक अधिकार है उसका कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा अंकुश लगा देता है, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन के साथ में फंडामेंटल राइट है इंडिया में। तो राइट टू फ्रीडम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो कहीं कहीं कुठाराघात करता है, रोकता है उसको। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 75, आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट आर कंटेंड इन। वेलफेयर स्टेट क्या होगा कि केंद्र सरकार या स्टेट, राज्य सरकार भी या अथॉरिटी सरकार, वो क्या करती है, वो जनता की सोशल डेवलपमेंट से, आप बोल सकते हैं देश में सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए या इक्विटी को करने के लिए, गरीब और अमीर की खाई को दूर करने के लिए वेलफेयर स्टेट है इंडिया, उसको वो लगाया जाता है। तो वो जो आइडिया है वेलफेयर स्टेट का वो किसके द्वारा
इन्फोर्समेंट किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका आंसर होगा। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट होते हैं, वो पॉलिटिकल राइट्स, एक इंसान के राइट्स होते हैं उसको, और ये जो होता है सोशल और इकोनॉमिक राइट है उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है संविधान में। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 76 है द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या आएगा? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जहां पे केंद्र सरकार रिक्रूट करती है और राज्य सरकारों के डेपुटेशन पे होते हैं और राज्य सरकारों के लिए काम करते हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज उनको बोलते हैं। जैसे कि इंडियन, अगर फॉरेन सर्विस की बात करूं मैं तो सेंट्रल सर्विसेज है, तो राज्य सरकारों का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की में 3 ही है। वो क्या करेंगे? बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट उसका यूज कर सकते हैं, उन मेंबर्स का, वहां पे दोनों जगह पे काम करते हैं। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 77 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। कितने साल का कार्यकाल होता है वाइस प्रेसिडेंट का? 5 साल का कार्यकाल होगा। 5 साल के बाद वो ऑब्वियसली क्या है कि चुनाव होगा नए सिरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद भारत में जो प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े थे, उनको किसने मिलाने का काम किया, संगठित किसने किया? तो वो थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके नेतृत्व में होम मिनिस्टर थे, उन्होंने काफी प्रयास किया, इसलिए उनको लौह पुरुष भी बोला जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 79 ए मोशन मूव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हेन ही फील्स ए मिनिस्टर हैज कमिटेड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस बाय विदहोल्डिंग फैक्ट्स ऑफ ए केस इज कॉल्ड। अगर कोई मंत्री है और पार्लियामेंट में वो कोई तथ्यों को छुपाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ एक मोशन लाया जा सकता है। वो कौन सा मोशन है? तो उसको बोलते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन, कि उस मंत्री ने कुछ गड़बड़ की है, उसने कहीं न कहीं सदन को गुमराह करने की कोशिश की है, तो वो प्रिविलेज मोशन उस केस में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड with a definite provision under an article of the constitution। संविधान में आर्टिकल और उसका स्पेशल प्रोविजन, वो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है वो उसके द्वारा संविधान में उसका जिक्र है? तो यूपीएससी है, उसका जिक्र भी है। नेशनल ह्यूमन राइट है जिक्र, वो संवैधानिक संस्था नहीं है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। सेंट्रल विजिलेंस संवैधानिक संस्था है, वो नहीं है। तो आर्टिकल, अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 वो यूपीएससी है। अब यहां पे बात आई कि उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग पूछ लिया, और मुझे लगता है इसके 2 आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी, क्योंकि ये फिर क्वेश्चन है डाइसी सिचुएशन, डाउटफुल सिचुएशन में चला गया। तो एसएससी ने इसका आंसर दिया एक्चुअली जो सी, और जिन्होंने ए आंसर दिया उसका रिप्रेजेंटेशन भी माना गया। तो ऑब्वियसली एसएससी ने अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी गलत क्वेश्चन को या गलत रूप में फिट करके। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि इस तरह क्वेश्चन है, और ये जो संविधान में जिक्र है इसका इलेक्शन कमीशन का, वो 324 आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोनों ही अलग आर्टिकल से हैं, तो आंसर इसका ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंसेस फ्रॉम। ऐसा सिचुएशन आती है, अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं, भूकंप आ गया है बहुत बड़ा, या कोई बहुत लड़ाई हो गई है, उस तरह की सिचुएशन में अनफोर्सिन एक्सपेंसेस को राष्ट्रपति अनुमति देता है। तो उसको क्या, कौन सा फंड के तहत होता है? वो होता है कंटीजेंसी, अप्रत्याशित, अचानक फंड बनाया गया, आकस्मिकता निधि उसको बोलते हैं, कंटीजेंसी फंड। तो वो राष्ट्रपति वहाँ से सरकार को खर्च करने की अनुमति देता है, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, उसके पास जमा होता है, और राष्ट्रपति इसको साइन करेंगे तो वो आगे एडवांस किया जा सकता है। इसका आंसर है डी। तो इस तरह से हमने जितने भी क्वेश्चन आए थे, हर एक क्वेश्चन को हमने
यहाँ पे जवाब देने की कोशिश की है। सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। 2016 से रिलेटेड 81 क्वेश्चन आए थे। इससे आपको बड़े पैमाने पर आइडिया हो गया होगा कि प्रेजेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग मुद्दों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप ये लेक्चर्स देखोगे चैप्टर वाइज तो आप सारी क्लैरिटी इसमें हो जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चन है वो आप जवाब दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।